पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि हुमायूं ने बादशाह बनने के बाद अपने भाइयों के साथ उदार व्यवहार किया तथा बाबर के समय जो अमीर, बेग और मिर्जा जिस पद पर कार्य कर रहा था उसे उसके पद पर बने रहने दिया, किंतु केवल 4 साल की संक्षिप्त अवधि में खड़ी की गई मुगल सल्तनत का कोई प्रशासनिक तंत्र विकसित नहीं हुआ था, इसलिए शीघ्र ही समस्याओं ने सिर उठाना आरंभ कर दिया। बाबर ने पश्चिम में आमू नदी से लेकर पूर्व में बिहार और बंगाल तक के क्षेत्रों को अपने अधीन किया था। दक्षिण में मालवा तथा राजपूताना के राज्य उसके राज्य की सीमा पर स्थित थे। बाबर से हुमायूं को मिले साम्राज्य को कुछ समय के लिए तो संभाला जा सकता था, परंतु दीर्घकालीन शासन के लिए नवीन शासन व्यवस्थाएं करनी आवश्यक थीं। तुर्कों तथा मंगोलों की प्राचीन परंपराओं के अनुसार बाबर की मृत्यु के उपरांत उसका साम्राज्य उसके पुत्रों में विभक्त हो जाना चाहिए था। बाबर ने इसके लिए एक योजना भी बनाई थी, जिसके तहत उसने हुमायूं को बदख्शां का, कामरान को काबुल का तथा अस्करी को मुल्तान का गवर्नर बनाया था। जबकि मिर्जा हिंदाल सबसे छोटा होने के कारण अपने सबसे बड़े भाई हुमायूं के संरक्षण में बदख्शां में रखा गया था। संभवतः बाबर को लगता था कि इस प्रकार चारों भाइयों की नियुक्ति एक दूसरे से पर्याप्त दूर के क्षेत्रों में कर देने से बाबर की मृत्यु के बाद उसके राज्य का बंटवारा बड़ी आसानी से हो जाएगा। बाबर चाहता था कि हुमायूं समरकंद पर अधिकार कर ले और ट्रांस आक्सियाना पर राज्य करे। हिंदाल बदख्शां का शासक बन जाए। अफगानिस्तान के क्षेत्र कामरान के पास रह जाएं और अस्करी मुल्तान तथा पंजाब का शासक बन जाए, जबकि बाबर स्वयं हिंदुस्तान के शेष क्षेत्रों पर शासन कर रहा था। हुमायूं के अचानक ही बदख्शां छोड़कर आगरा आ जाने के कारण बाबर की वह योजना विफल हो गई थी। इसलिए बाबर ने हुमायूं को संभल का गवर्नर बना दिया और हिंदाल बदख्शां का गवर्नर बन गया। कामरान पूर्ववत काबुल में और अस्करी मुल्तान में रखा गया। अब बाबर मर चुका था और हुमायूं समूची सल्तनत का बादशाह बनाया जा चुका था। यह निश्चित था कि यदि हुमायूं तुर्कों एवं मंगोलों की पुरानी परंपराओं की उपेक्षा करके समस्त सल्तनत अपने अधिकार में रखने का प्रयत्न करता, तो उसके भाई उसके विरुद्ध विद्रोह कर देते और अमीर लोग उसके भाइयों के साथ एकत्रित होकर उनका समर्थन करते। अतः हुमायूं ने अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने पिता की विशाल सल्तनत अपने भाइयों में बांट दी। हुमायूं ने कामरान को काबुल, कांधार तथा बदख्शां का, अस्करी को संभल का तथा मिर्जा हिंदाल को मेवात का राज्य दे दिया। सल्तनत का शेष भाग हुमायूं ने अपने पास रखा। इस प्रकार हुमायूं ने अपने पिता के साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया, परंतु सिद्धांततः वह अपने पिता के तख्त का उत्तराधिकारी बना रहा और उसकी प्रभुत्व शक्ति इन चारों राज्यों पर अविभक्त बनी रही। हुमायूं को लगता था कि इस व्यवस्था से उसके भाई संतुष्ट हो जाएंगे, किंतु उसका कोई भी भाई इस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। हुमायूं की सल्तनत के लिए यह नाजुक दौर था, इस कारण उसे अपने भाइयों एवं सल्तनत के समस्त तत्वों की सहायता की आवश्यकता थी, जिनमें तुर्की अमीर, तुर्को मंगोल मिर्जा एवं मुगल बेग शामिल थे। बाबर ने अपनी सेना का गठन युद्धकालीन आवश्यकताओं के आधार पर किया था, किंतु अब इस सेना के कंधों पर न केवल सल्तनत के शासन को सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी थी, अपितु सल्तनत के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले विद्रोहों एवं बाहरी आक्रमणों से भी सल्तनत की रक्षा करने की आवश्यकता थी। किंतु मुगल सेनाएं इन जिम्मेदारियों का वहन करने के लिए
प्रशिक्षित नहीं थीं। मुगल सेना में बड़ी संख्या में मंगोल, उज्बेक, तुर्क, चगताई, फारसी, अफगानी तथा भारतीय मुसलमान भर्ती हो चुके थे। प्रत्येक सेना अपने कबीले के नेता की अध्यक्षता में युद्ध करती थी। विभिन्न कबीलों से संबंध रखने वाली इन सैनिक टुकड़ियों में ईर्ष्या द्वेष व्याप्त था। इस सेना को युद्धों में तो व्यस्त रखा जा सकता था, किंतु शांति काल में इस सेना को नियंत्रण में रख पाना बहुत कठिन था। कई बार सैनिक टुकड़ियां परस्पर संघर्ष करने लगती थीं। यह स्थिति हुमायूं के राज्य के लिए अत्यंत घातक थी। बाबर तथा हुमायूं ने कई बार अफगानों को हराया था, परंतु भारत में 325 साल से शासन कर रही अफगान शक्ति से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं था। बाबर के भय से अफगान छिन्न भिन्न हो गए थे और उनका नैतिक बल समाप्त प्राय था, परंतु बाबर की मृत्यु के बाद वे फिर से संगठित होने लगे थे और अब भी मुगलों का आधिपत्य स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अफगानों को लगता था कि मुगलों को नष्ट करके दिल्ली सल्तनत को एक बार फिर से जीवित किया जा सकता है। इसलिए बिहार की तरफ के अफगानों ने सिकंदर लोदी के पुत्र महमूद लोदी को अपना सुल्तान घोषित कर दिया और उसके झंडे के नीचे संगठित होने लगे। बिबन, बयाजीद, मारूफ, फार्मूली आदि शक्तिशाली अफगान योद्धाओं ने महमूद का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। वे किसी भी कीमत पर अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः स्थापित करना चाहते थे और बंगाल तथा गुजरात के सुल्तानों से मिलकर मुगलों को भारत से मार भगाने की योजनाएं बना रहे थे। हुमायूं भी इस बात को जानता था कि अफगान कभी भी बंगाल तथा गुजरात के शासकों से हाथ मिला सकते थे। इसलिए हुमायूं को जितना बड़ा खतरा बिहार तथा बंगाल के अफगानों से था, उससे कहीं अधिक बड़ा खतरा गुजरात के शासक बहादुर शाह से था। बहादुर शाह बड़ा ही महत्वाकांक्षी नवयुवक था। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए उसके पास साधन भी थे। उसका राज्य संपन्न था और उसने भी एक तोपखाना तैयार कर लिया था। उसे अत्यंत योग्य अफसरों की सेवाएं प्राप्त थीं, जिसके कारण उसके पड़ोसी राज्य उसकी शक्ति से आतंकित रहते थे। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद राजपूताना, मालवा तथा दक्षिण भारत के राज्यों में बहादुर शाह का विरोध करने की क्षमता नहीं बची थी। ऐसे शक्तिशाली अफगान शासक की ओर अन्य अफगान सरदारों का आकृष्ट हो जाना स्वाभाविक ही था। फतेह खां, कुतुब खां, आलम खां आदि कई अफगान सरदार गुजरात चले गए। बहादुर शाह ने उनका स्वागत किया और उन्हें जागीरों तथा पदों से पुरस्कृत किया। इस प्रकार गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह हुमायूं का बड़ा प्रतिद्वंद्वी बन गया। उत्तर भारत में उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा था और उसकी दृष्टि दिल्ली के तख्त पर थी। इसलिए हुमायूं को उससे भी सतर्क रहना आवश्यक था। यद्यपि बाबर ने खानवा में राणा सांगा को बुरी तरह परास्त किया था, जिसका राजपूत संघ पर घातक प्रभाव पड़ा था, परंतु राणा सांगा का पुत्र रत्न सिंह पुनः अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ था। अन्य राजपूत राज्य भी स्वयं को संगठित करने तथा अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे थे। वे मुगलों को घृणा से देखते थे और उन्हें भारत से बाहर निकालने के लिए अफगानों से गठबंधन कर सकते थे। इसलिए हुमायूं को राजपूतों की ओर से भी पूरा खतरा था। अगली कड़ी में देखिए, कामरान ने बड़े भाई हुमायूं की पीठ में पहली छुरी मारी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।